कहानी की शुरुआत अफ्रीका की खतरनाक पहाड़ियों से होती है, जहां बॉब अपने साथी डोनी के साथ एक गुप्त मिशन पर मौजूद था। असल में दोनों पिछले 2 दिनों से अमेरिकी सेना के काफिले को सुरक्षा देने के लिए वहीं छिपकर निगरानी कर रहे थे। कुछ ही देर में सेना का काफिला उस इलाके से गुजरने वाला था। जैसे ही अमेरिकी वाहनों का काफिला उनकी फायरिंग रेंज में पहुंचा, उसी समय डोनी की नजर एक ऐसी गाड़ी पर पड़ी जिसमें भारी मशीन गन लगी हुई थी। वह तुरंत समझ गया कि दुश्मन काफिले पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं, इसलिए उसने फौरन दूरी और हवा की दिशा का अंदाजा लगाया। फिर उसने बॉब को बताया कि हवा लेवल 3 की रफ्तार से चल रही है, इसलिए निशाना थोड़ा बाईं तरफ रखना पड़ेगा। ये सुनते ही बॉब ने बिना एक सेकंड गंवाए ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही क्षणों में मशीन गनर और ड्राइवर दोनों ढेर हो चुके थे। इसी का फायदा उठाकर अमेरिकी सेना का काफिला सुरक्षित आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब बॉब और डोनी को लगा कि उनका मिशन पूरा हो चुका है, तभी बॉब की नजर पीछे की तरफ गई। वहां हथियारों से लैस कई गाड़ियां तेज रफ्तार में काफिले की ओर बढ़ रही थी। ये देखते ही उसने तुरंत अपनी पोजीशन बदली और पहली गोली में मशीन गन संभाल रहे सैनिक को मार गिराया। इसके बाद दूसरी गोली सीधे ड्राइवर के सिर में लगी और वह भी खत्म हो गया। बॉब का निशाना इतना सटीक था कि उसकी लगभग हर गोली दुश्मनों के सिर पर जाकर लग रही थी। यह देखकर दुश्मन सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वे अपनी गाड़ियों से उतरकर छिपने लगे। हालांकि पीछे हटने की बजाय उन्होंने जवाबी हमला करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने भारी हथियारों की मदद से पूरी पहाड़ी पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। भले ही उन्हें स्नाइपर्स की सही लोकेशन का पता नहीं था, फिर भी लेकिन लगातार बरस रहे मोर्टार के गोले अब बॉब और डोनी की पोजीशन के बेहद नजदीक गिरने लगे थे। यह देखकर बॉब समझ गया कि अगर वे कुछ और देर वहीं रुके रहे तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत कमांड सेंटर से संपर्क किया और एयर सपोर्ट की मांग की, मगर उनकी मदद करने के बजाय कमांडर ने साफ आदेश दिया कि रेडियो संपर्क तुरंत बंद कर दिया जाए और दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इतना ही नहीं, उसने पूरी लोकेशन खाली करवाकर मिशन से जुड़े हर निशान और सबूत को भी मिटा दिया। काफी समय तक कोई सहायता न मिलने पर बॉब और डोनी को एहसास हो गया कि उन्हें जानबूझकर धोखा दिया गया है। तभी अचानक बॉब की नजर आसमान पर गई, जहां दुश्मनों का एक हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। आते ही हेलीकॉप्टर ने उनकी पोजीशन पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। बॉब कुछ समझ पाता उससे पहले ही कई गोलियां सीधे डोनी को लग गईं और वह मौके पर ही मारा गया। अपने सबसे भरोसेमंद साथी को आंखों के सामने मरते देखकर बॉब के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने बिना देर किए अपनी भारी बैरेट स्नाइपर राइफल उठाई और हेलीकॉप्टर पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती कई शॉट्स हेलीकॉप्टर के किसी अहम हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा सके। उल्टा उसकी फायरिंग की वजह से दुश्मनों को उसकी सही लोकेशन मिल गई और हेलीकॉप्टर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी बॉब ने खुद को संभाला, गहरी एकाग्रता के साथ निशाना लगाया और हेलीकॉप्टर के सबसे कमजोर हिस्से को टारगेट किया। अगले ही पल हेलीकॉप्टर अपना नियंत्रण खो बैठा और उसमें से घना धुआं निकलने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर बॉब किसी तरह वहां से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। कुछ दिनों बाद वही कमांडर जिसने बॉब और डोनी को मरने के लिए छोड़ दिया था, एक रहस्यमयी स्नाइपर की गोली का शिकार बन गया। लेकिन अपने ही देश से मिले इस विश्वासघात ने बॉब को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। यही वजह थी कि उसने सेना छोड़ दी और अपने कुत्ते सैम के साथ पहाड़ों के बीच एक शांत जिंदगी बिताने चला गया। हालांकि बॉब हिंसा और युद्ध से दूर जरूर हो चुका था, लेकिन उसकी किस्मत अभी भी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। करीब 3 साल बाद अमेरिकी सेना का एक कर्नल उससे मिलने आया और उसके साथ देश का सबसे बड़ा सम्मान माने जाने वाला कांग्रेस मेडल लेकर आया था। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि उसके पास एक ऐसा मिशन था जिसे बॉब के लिए मना करना आसान नहीं था। असल में खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि एक बेहद खतरनाक स्नाइपर 3 किलोमीटर दूर से राष्ट्रपति की हत्या की योजना बना रहा है। उनका मकसद था कि बॉब अपने अनुभव और कौशल का इस्तेमाल करके यह पता लगाए कि हमला किस लोकेशन से किया जा सकता है। लेकिन डोनी की मौत के बाद बॉब का सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह दोबारा उसी तरह किसी जाल में फंसना नहीं चाहता था। मगर इस बार ऑफिसर भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने बॉब से कहा कि अगर राष्ट्रपति की हत्या हो गई तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचेगा और अगर कोई इस हमले को रोक सकता है तो वह सिर्फ बॉब ही है। ऑफिसर की बातें सुनने के बाद बॉब के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे और आखिरकार उसने इस मिशन के लिए हामी भर दी। हालांकि एहतियात के तौर पर उसने चुपके से उनकी गाड़ी के इंजन नंबर की तस्वीर खींच ली। इसके बाद उसने अपनी स्नाइपर राइफल निकाली और सामने मौजूद पहाड़ी पर रखा एक टिन का डिब्बा 3 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया। अगले ही पल गोली सीधे डिब्बे को भेदती हुई निकल गई। इसी के साथ यह साबित हो गया कि इतनी दूरी से किसी व्यक्ति को निशाना बनाना पूरी तरह संभव है। लेकिन 3 साल पहले मिले धोखे ने बॉब को बेहद सतर्क बना दिया था। इसलिए वहां से निकलने से पहले उसने अपनी स्नाइपर की फायरिंग पिन निकालकर अलग छुपा दी। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर यही चीज उसके लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होने वाली है। अपने कुत्ते सैम को एक दोस्त के पास छोड़ने के बाद
बॉब उस शहर की ओर रवाना हो गया जहां राष्ट्रपति का भाषण आयोजित होने वाला था। वहां पहुंचकर उसने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए संभावित तीनों लोकेशनों की बारीकी से जांच की। काफी निरीक्षण के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां से कोई स्नाइपर राष्ट्रपति पर सफलतापूर्वक हमला कर सकता है, क्योंकि बाल्टीमोर में हवा का तेज बहाव गोली की दिशा को प्रभावित कर सकता था। वहीं वॉशिंगटन में ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से साफ निशाना लगाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए अगर हत्यारे के नजरिए से सोचा जाए तो फिलाडेल्फिया ही वह इकलौती लोकेशन बचती थी जो इस पूरे प्लान के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। यहाँ कम से कम 6 ऐसी लोकेशन मौजूद थी जहां से बिना किसी रुकावट के बिल्कुल साफ निशाना लगाया जा सकता था। अगर राष्ट्रपति सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी एक जगह रुक जाते तो कोई भी हाई पावर स्नाइपर उन्हें आसानी से निशाना बना सकता था। ब्लैक ऑफिसर ने बॉब के इस विश्लेषण की काफी सराहना की और उसे पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन बॉब उन तारीफों में इतना व्यस्त हो गया कि उसे ऑफिसर के बिछाए गए जाल का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जैसा बॉब ने अनुमान लगाया था, वॉशिंगटन और बाल्टीमोर में होने वाले भाषण पूरी तरह सामान्य तरीके से संपन्न हो गए। अब सभी की निगाहें आखिरी लोकेशन यानी फिलाडेल्फिया पर टिकी हुई थी। ब्लैक ऑफिसर ने उसकी सलाह के मुताबिक पहले ही सभी संभावित पोजीशनों पर अपनी टीम तैनात कर दी थी। लेकिन दूर बने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से निगरानी करते हुए बॉब को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसने देखा कि स्टेज के आसपास जानबूझकर रिबन लगाए गए थे ताकि हवा की दिशा और गति को आसानी से देखा जा सके। बॉब उन्हें हटाने का आदेश देने ही वाला था कि तभी ब्लैक ऑफिसर एक अनजान पुलिस अधिकारी को वहां लेकर आ गया। उस व्यक्ति की हरकतें देखकर बॉब को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, लेकिन उसी समय राष्ट्रपति का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुका था, इसलिए उसने फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त चर्च के टावर पर असली स्नाइपर अपनी राइफल तैयार करके बैठा हुआ है। जैसे ही हवा की गति, वातावरण की नमी और राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल सही स्नाइपिंग कंडीशन में पहुंची, बॉब को महसूस हुआ कि अब वह असली स्नाइपर की लोकेशन ट्रैक कर सकता है। लेकिन तभी अचानक स्नाइपर ने गोली चला दी। गोली चलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बॉब को कुछ समझने या प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। ब्लैक ऑफिसर के इशारे पर उस पुलिस वाले ने तुरंत बॉब पर 2 गोलियां चला दी, जिससे वह सीधा खिड़की से नीचे जा गिरा। बस एक पल में पूरा खेल पलट चुका था। जो इंसान कुछ समय पहले तक देश का हीरो माना जाता था, वही अब राष्ट्रपति की हत्या का सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। कुछ ही देर में सुरक्षा हेलीकॉप्टरों ने पूरे इलाके को घेर लिया और बॉब की तलाश शुरू कर दी। असल में यह पूरी साजिश शुरू से ही ब्लैक ऑफिसर द्वारा तैयार की गई थी। उसने तुरंत ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मौजूद सारे सबूत साफ करवा दिए और जानबूझकर बॉब की एम 200 स्नाइपर राइफल वहीं छोड़ दी ताकि पूरा आरोप सीधे उसी पर आ जाए। इधर बॉब जैसे तैसे भीड़ के बीच से निकलकर भाग रहा था कि अचानक उसका सामना एक FBI एजेंट निक से हो गया। निक को देखते ही बॉब ने तुरंत खुद को सरेंडर करने का नाटक किया। जैसे ही निक थोड़ी सी लापरवाही में आया, बॉब ने तेजी से उसकी बंदूक छीन ली और उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद वह खुद को निर्दोष बताते हुए निक की गाड़ी की चाबी लेकर वहां से फरार हो गया। लेकिन उसकी हालत पहले ही काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी। ज्यादा देर तक भागना उसके लिए आसान नहीं था। ऊपर से चारों तरफ पुलिस का घेरा लगातार कड़ा होता जा रहा था। हर तरफ से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा था। तभी उसकी नजर एक ऑटोमेटिक कार वॉश स्टेशन पर पड़ी। वह तुरंत गाड़ी अंदर ले गया और दर्द से कराहते हुए इमरजेंसी फर्स्ट एड किट निकालकर अपने घाव का इलाज करने लगा। कुछ ही देर बाद जब वह गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे दोबारा ट्रैक कर लिया। वह पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर भीड़ के बीच से भागने लगा। लगभग वह बच निकलने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक उसके सामने आ गया। अब चारों तरफ से रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके थे और बॉब के पास भागने का कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए उसने पुलिस की लगातार चलती गोलियों के बीच अपनी गाड़ी सीधे नदी में उतार दी। पुलिस ने काफी देर तक इलाके की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने मान लिया कि वह डूब चुका है। लेकिन हकीकत यह थी कि बॉब पहले ही एक छोटी नाव के सहारे वहां से निकल चुका था। हालांकि वह फिलहाल बच गया था, लेकिन पानी में रहने की वजह से उसके घाव में इन्फेक्शन फैलने लगा था। इसी हालत में वह रात के समय मेडिकल सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में पहुंचा। वहां टीवी पर उसका वांटेड न्यूज चल रहा था। यह देखते ही उसने तुरंत उस जगह की बिजली सप्लाई काट दी और अंधेरे का फायदा उठाकर जरूरी मेडिकल सामान उठा लिया। इसके बाद वह पास के एक पब्लिक टॉयलेट में छिपकर अपना इलाज करने लगा। उसने नमक और चीनी को मिलाकर उसने एक घोल तैयार किया, फिर सुई को गर्म करके उसे कीटाणु रहित किया और उसी से एक अस्थायी एनर्जी ड्रिप सेट कर ली। इसके बाद उसने अपने कपड़े
कपड़े बदले और 2 घंटे से भी ज्यादा का सफर तय करके आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां उसका पकड़ा जाना लगभग नामुमकिन था। ये जगह डोनी की मंगेतर एमी का घर था। एमी ने जैसे ही उसे देखा तुरंत पहचान गई कि यह वही शख्स है जिसके पीछे पूरी पुलिस लगी हुई है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया। हालांकि उसे अंदर आने देने में वह अभी भी झिझक रही थी। बॉब ने शांत होकर कहा कि उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा है। इसी बीच एमी ने उसे बताया कि जिस गोली से हमला हुआ था वह वास्तव में चूक गई थी और राष्ट्रपति के एक अधिकारी को लग गई थी, जबकि राष्ट्रपति बच गए थे। लेकिन एमी के मन में अभी भी शक बना हुआ था कि इस पूरे हमले के पीछे कहीं बॉब ही तो नहीं है। इसके बाद बॉब ने उसे पूरी साजिश विस्तार से समझाई कि कैसे उसे जानबूझकर फंसाया गया था। धीरे धीरे एमी को यकीन होने लगा कि बॉब सच बोल रहा है और उसने आखिरकार उसे अपने घर के अंदर आने दिया। घर में पहुंचते ही बॉब ने बिना देर किए दवाइयों की एक लिस्ट निकाली और एमी के हाथ में दे दी। कुछ ही समय बाद एमी ने उसी लिस्ट के अनुसार जरूरी दवाइयां और मेडिकल सामान खरीद लिया। उधर एजेंट निक को इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे थे जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि जो स्नाइपर 3 किलोमीटर दूर से चलती ट्रेन में बैठे टारगेट को मार सकता है, वही 2 किलोमीटर दूर मौजूद राष्ट्रपति को कैसे चूक गया। और यही नहीं, घटना के सिर्फ 12 मिनट बाद फॉरेंसिक टीम को इतनी जल्दी स्नाइपर की लोकेशन कैसे मिल गई, ये भी उसके लिए एक बड़ा सवाल बन चुका था। अब निक को पूरा यकीन हो गया था कि इस पूरे केस में कुछ बहुत बड़ा खेल हुआ है। वह उस पुलिस अफसर से मिलना चाहता था जिसने मार्क को गोली मारी थी ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन तभी उसे पता चला कि वह अफसर पिछली ही रात मारा जा चुका है। यह सुनकर निक का शक और भी गहरा हो गया। इसके बाद वह उन सभी जगहों की जांच में लग गया जहां से राष्ट्रपति को निशाना। इसके बाद निक लगातार उन सभी जगहों की जांच करने लगा जहां से राष्ट्रपति पर हमला किया गया था। इसी जांच के दौरान उसे चर्च के टावर पर शक हुआ। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसे फर्श पर बने 3 छोटे छेद दिखाई दिए जो पूरी तरह एक अमेरिकी स्नाइपर राइफल के फायरिंग पैटर्न से मेल खा रहे थे। अब निक को साफ समझ आ चुका था कि हमला बॉब की राइफल से नहीं हुआ था। असली गोली किसी दूसरी अमेरिकी स्नाइपर राइफल से दागी गई थी। इसी बीच एमी की देखभाल में बॉब की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी, लेकिन किसी और को खतरे में न डालने के लिए उसने वहां से निकलने का फैसला किया। तभी न्यूज में निक की रिपोर्ट देखकर बॉब के दिमाग में खुद को बेगुनाह साबित करने का एक नया तरीका आया। उसने एमी को एक तरह से इन्फॉर्मर बनाकर बॉब के पास भेजा और उसे वह फोटो भी दी जिसमें ब्लैक ऑफिसर की कार का इंजन नंबर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन असल में यह पूरा प्लान बॉब की तरफ से एक टेस्ट था। वह यह जांचना चाहता था कि कहीं निक भी ब्लैक ऑफिसर के साथ मिला हुआ तो नहीं है। जैसे ही एमी ने वह फोटो अपने पास रखी, उसी वक्त बॉब को यकीन हो गया कि उसका शक गलत था। उसी पल एमी रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर चली गई। जब बॉब ने देखा कि एमी सुरक्षित गाड़ी में बैठ चुकी है, तभी अचानक FBI ने उसे रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ? बॉब अच्छी तरह जानता था कि अगर उसकी आईडी स्कैन हुई तो उसका पूरा राज खुल सकता है। इसलिए उसने मौका पाते ही गर्म कॉफी एक ऑफिसर के चेहरे पर फेंक दी और दूसरे से भिड़ गया। इसी दौरान एक पुलिस डॉग ने उसके हाथ पर हमला कर दिया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी किसी तरह उसने दोनों ऑफिसरों को बेहोश कर दिया, उनकी वॉकी टॉकी उठा ली और वहां से फरार हो गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह पूरा घटनाक्रम पहले से बॉब की ही योजना का हिस्सा था। अगर निक सही तरीके से इंजन नंबर को इंटरनल सिस्टम में डालता तो ब्लैक ऑफिसर तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता और ठीक वैसा ही हुआ। बॉब के पास मौजूद वॉकी टॉकी का IP एड्रेस और निक की लोकेशन एक ही जगह दिखने लगी। यह देखकर ब्लैक ऑफिसर को पूरा यकीन हो गया कि निक और बॉब मिलकर काम कर रहे हैं। असल में बॉब यही चाहता था कि असली दुश्मन खुद सामने आ जाए और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अगले ही दिन निक को कुछ गुंडों ने बीच सड़क से किडनैप कर लिया। उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया और फिर एक खास सेटअप में बांधकर उसकी आत्महत्या जैसा सीन तैयार करने की कोशिश की गई। जैसे ही ट्रिगर दबने वाला था, उसी पल अचानक बॉब की गोलियां चलीं और सभी गुंडे वहीं ढेर हो गए। निक की जान बच गई। इसके बाद भी निक लगातार बॉब को समझाता रहा कि वह सरेंडर कर दे और वह अदालत में उसके पक्ष में गवाही देगा। लेकिन बॉब अच्छी तरह जानता था कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, इसलिए उसने समझ लिया कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। उधर निक को भी एहसास होने लगा कि सच सामने आने के बाद उसकी जान भी खतरे में है। इसी वजह से उसने अब बॉब का साथ देने का फैसला कर लिया। असली हत्यारे तक पहुंचने के लिए निक एक रिटायर्ड गन एक्सपर्ट से मिलने गया। उस बुजुर्ग के मुताबिक 3 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लगाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। बॉब के अलावा सिर्फ जैकल ही ऐसा शूटर था, लेकिन उसने अब इस तरह के मिशन लेना छोड़ दिया था। जब उन्हें उस हत्यारे के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, तभी अचानक उस बुजुर्ग ने उस आखिरी स्नाइपर का नाम बताया जो इस तरह के खतरनाक मिशन को अंजाम दे सकता था। उसका नाम मैकाइलो था। यह नाम सुनते ही बॉब के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी। उसे तुरंत वह लंगड़ा आदमी याद आ गया जो ब्लैक ऑफिसर के साथ उसके घर आया था और तभी उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। असली स्नाइपर वही लंगड़ा आदमी था। सच सामने आते ही निक ने एक पब्लिक फोन से FBI को कॉल किया और उस लंगड़े की लोकेशन ट्रेस कर ली। लोकेशन मिलते
करते ही दोनों तुरंत एक सुपरमार्केट पहुंचे और वहां से कुछ केमिकल्स खरीद ली। बॉब ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उन केमिकल्स को खतरनाक बमों में बदल दिया। पूरा प्लान तैयार होने के बाद दोनों लंगड़े के घर की ओर रवाना हो गए और उसके घर के निक बाहर रहकर पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए था, जबकि बॉब चुपचाप अंदर घुस गया। उसने बिना आवाज किए पूरे एरिया में विस्फोटक लगा दी और एक एक करके गार्ड्स को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, सामने लंगड़ा आदमी था जो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। गुस्से में बॉब ने उसे सवाल किया कि उसने राष्ट्रपति की हत्या की साजिश क्यों रची। इस पर वह लंगड़ा पूरी तरह शांत होकर बोला कि उसका असली निशाना राष्ट्रपति नहीं था, बल्कि वही अधिकारी था जो उस हमले में मारा गया था। उसने आगे बताया कि करीब 3 साल पहले इथियोपिया के एक गांव में बड़े पैमाने पर निकला तेल ब्लैक ऑफिसर गैर कानूनी तरीके से बेच रहा था। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर उसने लगभग 400 निर्दोष लोगों का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। उस वक्त बॉब जिन सैनिकों को कवर दे रहा था वे असल में उन्हीं गांव वालों के हत्यारे भाड़े के सैनिक थे, और जो अधिकारी मारा गया था वह सिर्फ इसलिए निशाना बना क्योंकि वह इस पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता था। ठीक उसी समय पूरे इलाके को भारी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स ने घेर लिया। लंगड़े को समझ आ गया कि अब उसे भी इस साजिश में बलि का बकरा बना दिया गया है। मरने से पहले उसने बॉब को एक और बात बताई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनके कब्जे में है। इतना कहकर उसने खुद को गोली मार ली। अब बॉब तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन तब तक दुश्मन अंदर घुस चुके थे। उसने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए 2 सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया। बाहर मौजूद निक स्नाइपर कवर देने ही वाला था, लेकिन दुश्मनों ने पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए थे। यह देखकर बॉब ने तुरंत निक को बम डिटोनेट करने का इशारा दिया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर बॉब अपनी राइफल लेकर बाहर निकल आया और सामने आने वाले हर दुश्मन पर टूट पड़ा। लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसने फिर से निक को पेट्रोल बम ब्लास्ट करने को कहा। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका आग और धुएं में बदल गया और दुश्मन सैनिक जलते हुए इधर उधर भागने लगे। लेकिन तभी दुश्मनों ने एक गन लोडेड हेलीकॉप्टर बुला लिया। लगातार बरसती गोलियों की वजह से बॉब को कवर के पीछे छिपना पड़ा। हेलीकॉप्टर का ध्यान भटकाने के लिए निक जानबूझकर खुले मैदान की ओर दौड़ पड़ा। इसी बीच बॉब ने मौका देखकर नीचे रखे तेल के टैंकर पर निशाना साधा और साधकर उसने एक ही गोली चलाई और उसी एक शॉट में पूरा हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह हो गया। लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए दोनों तुरंत वहां से निकल पड़े और किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंच गए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही बॉब ने ब्लैक ऑफिसर को फोन किया। उसने बताया कि उसके पास लंगड़े की एक रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर वह नहीं चाहता कि उसकी सारी काली करतूतें दुनिया के सामने आ जाएं, तो उसे एमी को सही सलामत वापस करना होगा। ब्लैक ऑफिसर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने रिकॉर्डिंग के बदले एमी को छोड़ने के लिए हामी भर दी। मुलाकात के लिए बॉब ने जानबूझकर बर्फीली पहाड़ियों को चुना ताकि वहां कोई छिपकर हमला न कर सके। जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां उतरा, बॉब सामने आ गया, लेकिन तभी अचानक एक छिपे हुए स्नाइपर ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। असल में ब्लैक ऑफिसर ने पूरी पहाड़ी पर पहले से स्नाइपर्स तैनात कर रखे थे। उधर ब्लैक ऑफिसर खुद को जीतता हुआ समझकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका एक स्नाइपर एक गोली लगते ही ढेर हो गया। सब हैरान रह गए, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वही बॉब दोबारा खड़ा दिखाई दिया। असल में जिसे गोली लगी थी वह बॉब नहीं था, बल्कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने निक था। यह पूरा प्लान पहले से तैयार था। निक को जानबूझकर बेट की तरह इस्तेमाल किया गया था ताकि बॉब दुश्मन स्नाइपर की लोकेशन पकड़ सके। जैसे ही एक और स्नाइपर सामने आया, बॉब ने उसकी हल्की सी मूवमेंट पकड़ ली और उसकी पोजीशन ट्रेस कर ली। कुछ ही सेकंड में उसने एक एक करके सभी स्नाइपर्स को खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक ही आदमी बचा था जिसने एमी को बंधक बना रखा था। बॉब ने बेहद सावधानी से निशाना लगाया और उसे भी वहीं ढेर कर दिया। सभी दुश्मनों के खत्म होने के बाद बॉब आखिरकार खुलकर सामने आया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने ब्लैक ऑफिसर पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि अगर वह उसे मार देता तो वह कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एमी उन दिनों मिले टॉर्चर से पूरी तरह टूट चुकी थी। गुस्से में उसने बंदूक उठाई और बचे हुए गुंडों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। कुछ ही देर बाद FBI के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए और उसी वक्त बॉब ने वह रिकॉर्डिंग जला दी, क्योंकि अब उस रिकॉर्डिंग का सच, मगर अगर यह सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती तो अमेरिका की पूरी साख मिट्टी में मिल जाती। मिशन पूरा होने के बाद ब्लैक ऑफिसर आराम से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ बॉब को सीधे FBI की कस्टडी में ले लिया गया। हालांकि निक की लगातार कोशिशों की वजह से उसे तुरंत दोषी नहीं ठहराया गया, बल्कि उसे अपनी सफाई देने और गवाही का पूरा मौका दिया गया। सुनवाई के दौरान निक ने हाथ मिलाने के बहाने चुपके से बॉब को एक गोली दे दी। जज के सवालों के जवाब में बॉब ने कोई झूठ नहीं बोला। उसने साफ मान लिया कि M200 स्नाइपर राइफल उसकी ही थी, लेकिन अचानक उसने बंदूक लोड की और सीधे ब्लैक ऑफिसर की तरफ निशाना साध दिया। यह देखकर ब्लैक ऑफिसर का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन जैसे ही बॉब ने ट्रिगर दबाया, गोली चली ही नहीं। असल में बॉब की एक आदत थी, हर मिशन के बाद वह अपनी राइफल की फायरिंग पिन निकाल देता था। बाहर से बंदूक बिल्कुल ठीक लगती थी, लेकिन उससे गोली चलाना
संभव ही नहीं था। इसी वजह से यह साफ हो गया कि चर्च में हुई हत्या बॉब ने नहीं की थी। सच सामने आते ही ब्लैक ऑफिसर ने खुद को इस पूरे केस से अलग करने की कोशिश की, लेकिन तभी निक ने एक फाइल पेश की जिसमें ब्लैक ऑफिसर के अफ्रीका में किए गए सभी काले कारनामों के सबूत मौजूद थे। हालांकि इतने सबूतों के बावजूद भी क्योंकि मामला इंटरनेशनल क्राइम का था, वह अमेरिकी कानून के दायरे में सीधे गिरफ्तार नहीं हो सकता था। इसलिए मजबूरी में अधिकारी उसे तुरंत हिरासत में नहीं ले पाए। दूसरी तरफ अदालत ने बॉब को पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन बाहर निकलने से पहले जज खुद बॉब के पास आया और बोला, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम चाहो तो उसके साथ जो करना है कर सकते हो। जज की बात सुनकर बॉब सब समझ गया कि अब उसे क्या करना है। उसी रात शहर से दूर एक आलीशान बंगले में ब्लैक ऑफिसर और ब्रुक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। दोनों नशे में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनका आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। जैसे ही ब्लैक ऑफिसर सोफे से उठा, उसी पल एक गोली उसके गले को चीरती हुई निकल गई। ये देखते ही वहां मौजूद शेरफ डर के मारे एक कोने में छिप गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन बॉब अब उसकी किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं था। जैसे ही बॉब उसकी तरफ बढ़ा, ब्रुक डर से कांपने लगा। वह तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बोला कि अगर बॉब उसे छोड़ दे तो वह उसे रातों रात करोड़पति बना सकता है। लेकिन बॉब वहां उसकी बातें सुनने नहीं आया था। अगले ही पल उसने ट्रिगर दबाया और एक ही गोली ने ब्रुक का सिर उड़ा दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इसके बाद बॉब ने तुरंत गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया। कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते सारे सबूत जलकर राख हो गए। इस तरह बॉब ने अपना बदला पूरा किया और कहानी यहीं खत्म हो गई।